हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक करेंगे और इसके पहले सारे प्रश्न हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। और हमने पूरा सब कुछ एनसीईआरटी पढ़ा रखा है। ठीक है, लॉन्ग आंसर में आ जाते हैं। 31वां जो प्रश्न हमसे बोल रहा है वो क्या बोल रहे हैं, और ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वायरल क्वेश्चन है। एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कह रहे रैखिक युग्म, ये जो रैखिक समीकरण है और ये जो रैखिक समीकरण है का आलेख खींचे और हल ज्ञात करें। यानी कि जो आलेख का मतलब होता है ग्राफ खींचना, और फिर इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो ग्राफ खींचने के लिए देखो, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। तो हम लिखेंगे पहले दिया है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, रैखिक समीकरण में दे रखा है एक्स माइनस के 4y प्लस के 14 बराबर 0। तो देखो, ये प्लस का 14 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 14। ये हमें पहला समीकरण में दे रखा है। ठीक, और हमें दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा समीकरण में दे रखा है 3x प्लस के 2y माइनस के 14 बराबर 0। तो 3x प्लस 2y माइनस के 14 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 14। 5 नंबर में है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन है। अब आप देखिए, इसका समीकरण का अगर आपको ग्राफ खींचना है, क्योंकि सीधी रेखा बनेगी, क्योंकि x और y की घात एक एक है, तो सीधी रेखा बनती है। तो हमें कम से कम एक समीकरण से दो बिंदु तो निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो समीकरण एक से, ठीक है, समीकरण एक से। तो देखो, अगर मैं हाँ, ऐसे डब्बा बना के भी हम कर सकते हैं। कई बच्चों को ये डब्बा बनाता हूँ तो दिक्कत हो जाती है, तो मैं डिटेल में कर दे रहा हूँ। ठीक है, यदि, देखिए आप, यदि अगर मैं y का मान 0 मान लूँ, अगर मैं y का मान 0 मान लूँ, तो इस समीकरण में रखेंगे 4 गुणा 0, और यहाँ है माइनस के 14। किस, x माइनस 0, 4 गुणा 0 0 होता है, तो x का मान क्या आ गया, माइनस के 14। ठीक है, यानी कि x का मान आपको माइनस के 14 मिला y का मान 0 रखने पर। ठीक है, फिर मैं मानता हूँ यदि y बराबर, अगर y का बराबर मान मैं 1 रख दूँ, ठीक है, यहाँ y का मान मैं 1 रख दूँ, तो क्या हो जाएगा देखो। तो इस समीकरण में रखो x, तो y की जगह पर मैंने क्या रखा, 1, और इधर है माइनस के 14। ठीक है, 4 एक कम 4, और ये माइनस के 14, और माइनस के 4 इस तरफ आके क्या हो गया, प्लस के 4, और यहाँ x का मान क्या आ गया, 10, माइनस के 10। तो x और y का मान जब आपने 1 माना, तो इसका मान हमें मिला माइनस के 10। तो कम से कम एक p बिंदु और दो बिंदु q, दो बिंदु हमें मिल गए, एक बिंदु p एक बिंदु q हमें मिल गया समीकरण 1 से। अब हम आ जाते हैं समीकरण नंबर 2 से। ठीक, समीकरण 2 से, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, दो बिंदु निकालेंगे, ये x और ये y। देखिए, मैं क्या करता हूँ, यदि y का मान मैं 0 मान दूँ, यदि y बराबर 0 यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 3x, y की जगह पे 0 रख दिया, और ये हो गया 14। पर 14 है, ये चीज़ भी ध्यान रखो। तो y का मान 0 मत मानो। ठीक है, क्योंकि 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। कोशिश ये करनी है कि आपको, ठीक है, पूर्णांक मानो और हल करने पे भी पूर्णांक ही मिले। अगर देखो, यहाँ से 3 से पहाड़ में 14 नहीं आता, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो y का मान अब 0 मत मानो। मैं क्या करता हूँ, x का मान 0 मान लेता हूँ, या मैं क्या करता हूँ, x का मान 0 मानता हूँ। तो x की जगह पे 0, 3 गुणा 0, और ये आपका हो गया 2y। ठीक है, देखो, 3 गुणा 0, और ये है 2y बराबर 14। तो यहाँ सिर्फ 2y बचेगा, और देखो, दो गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, पट्टी में, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, तो y का मान कितना मिला, 7 मिला। ठीक है ना, पूरा पूरा कट गया। अब ऐसे सोचो, ठीक है, अब क्या सोचो कि क्या करें। ठीक है, क्या करें कि हम पूर्णांक मिल जाए पूरा पूरा। सो देखो, अगर मैं x का मान दोबारा भी रख सकते हो। ठीक है, x का मान दोबारा रख सकते हो। 2 से 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचता है। तो मैं x का मान क्या बोलता हूँ, माइनस के 2 रख देता हूँ, या प्लस के 2 रख देता हूँ। x का मान क्या रख दिया, प्लस के 2। तो देखो क्या होगा, फिर से यहाँ रखना है इस समीकरण में 3
प्लस 2 और ये 2y बराबर 14। 3 दूनी 6 प्लस का 6 उधर के क्या हो जाएगा माइनस का 6। ठीक, तो y गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। देखो प्लस का 6 इधर के माइनस में हो जाएगा। 14 में से 6 घटाओगे तो और ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। 14 में से 6 घटाएंगे 8 बचेगा, 2 चक्को 8, तो y का मान कितना आ गया 4। ठीक है, सोचना पड़ेगा कि मान पूर्णांक में मिले, y का मान हमें क्या मिला 4 मिला। तो इस बिंदु को मैंने r दे दिया, इस बिंदु का नाम मैंने s दे दिया। 2 बिंदु इधर से 2 बिंदु इधर से हमने निकाल दिया। अब हमें लेना है ग्राफ पेपर। ठीक है, ये मैंने ग्राफ ले लिया। अब इस पर हमें हल करना है। देखो बड़े से बड़ा मान कितने तक जा रहा है 14 तक जा रहा है, x का मान माइनस के 14 तक जा रहा है। ठीक है, सो उसी हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। देखिए मैं पेन से बना रहा हूँ, लेकिन आपको ग्राफ एग्ज़ाम में पेंसिल से ही बनाना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, अब ये देखो, ये हमारा एक्स अक्ष है, मेंशन करना है। ये हमारा एक्स डैश है। 14 खींचेंगे तो नहीं आएगा, इसी हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। वाई हो गया, नीचे वाई डैश हो गया। तो हम क्या करते हैं, एक एक यूनिट को 2 मान लेते हैं। ये 2 है, ये 4, ये 6, 8, 10, 12, 14, यहाँ पर माइनस का 2, -4, -6, -8, -10, 12, -14, -16। ठीक है, ऊपर ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, नीचे माइनस में होता है -2, -4, -6। ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, सो जो पहला बिंदु है हमारा x पे -14 और y पे 0। x पे -14 ये, और y पे जाना ही नहीं है, ये पहला बिंदु हमारा P है। और अगला बिंदु क्या है, x पे -10 और y पे 1। x पे -10 और y पे प्लस का 1, y का मान प्लस में 1 ऊपर यहाँ तक। ये बिंदु हमारा क्या है, Q है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई, ठीक है, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए हम क्या खींच देंगे, रेखा खींच देंगे। खींच दिया, और हो सके तो समीकरण का नाम भी लिख दो। समीकरण का नाम क्या है, x -4y -14। ये हमारा पहला है। अब आ जाओ दूसरे वाले में, x पे 0 y पे 7। ये x पे 0 होता है, केंद्र है, और y पे 7 प्लस के साथ ये 6 और ये बीचों बीच 7। तो ये बिंदु हमारा आ गया R। अगला बिंदु क्या है, x पे 2 y पे 4। x पे 2 y पे 4, ये है अगला बिंदु, ये H बिंदु। इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींचो, सीधी रेखा खींच दी हमने, सीधी रेखा। सो देखो ये समीकरण नंबर 2 है, 2 का नाम लिख दीजिए इस समीकरण में, 3x + 2y बराबर प्लस के 14। ठीक है, इस रेखा ने इस बिंदु को प्रतिच्छेद किया, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, टी है। यहाँ लिख दो प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, तो ये क्या है, x पे 2 गया और y पे कितना गया 4। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमारा ये वाला जो बिंदु है वो कितना है, 2,4। तो यहाँ लिख दोगे, चूंकि प्रतिच्छेदित बिंदु कितना है, 2,4 है टी, इसलिए x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 4। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, दोबारा देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न। अगला क्वेश्चन नंबर 32 हमसे क्या बोल रहे हैं, आयत ABCD के अंदर स्थित O कोई बिंदु है तो सिद्ध कीजिए OB² + OD² बराबर होगा OA² + OC²। ठीक है, ये हमें करना है। सो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम बनाते हैं एक आयत। ठीक है, एक हम बनाएंगे आयत। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 32वां। आयत का नाम क्या बोला गया, ABCD। ये A, ये B, C, D। आयत में क्या होता है, ये एक दूसरे के समांतर होते हैं, साथ ही साथ प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, आमने सामने की भुजाएं आपस में
बराबर होती है, ये आप जानते हो। यहाँ पर एक बीच में एक बिंदु कहीं पे भी ले सकते हैं, बिंदु ओ ले लिया हमने, यहाँ पर हमने बिंदु क्या ले लिया, ओ ले लिया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हमने ओ ले लिया, अब मैं क्या करूँगा, मिलाना है हमें, बी से ओ को मिलाएंगे, बी से ओ को मिलाया, फिर हमने ए से ओ को मिलाया, फिर हमने डी से ओ को मिलाया, और फिर हमने ओ से सी को मिलाया। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना है प्रश्न में, वहाँ पे आ जाओ, सिद्ध करना है कि ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर जो बराबर है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है दोस्त, ये चीज़ हमें क्या करनी है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ओके, सो मैं क्या करूँगा, मैं डाल दूंगा लंब, कहाँ से, देखो मैं डाल दूंगा ओ से इस बी सी भुजा पे लंब, ये रचना कर रहे हो ना, ये रचना लिखना पड़ेगा, यहाँ से भी लंब डाला और यहाँ से भी लंब डाला। ठीक है, यहाँ पर 90 अंश का कोण है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस बिंदु का नाम मैं बोल देता हूँ पी है और इस बिंदु का नाम क्यू है, क्योंकि इसके समांतर हमने खींचा। ठीक है, ये जो रेखा समांतर है, तो यहाँ लिखोगे चूंकि चूंकि रचना में हमने क्या किया, पहले रचना लिखो, रचना पे हमने क्या किया, पी क्यू खींचा जो कि समांतर है ए बी और डी सी के, ए बी व सी डी के। इससे हमें यह मिलेगा कि ए पी जितना होगा वही बी क्यू होगा, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू, जहाँ जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे, और पी डी बराबर हो जाएगा किसके, क्यू सी के, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है, और रचना करने के साथ साथ हमें ये भी मिला है, इससे ये मिला है कि जो ओ पी है वो लंबवत है किसके, ए डी के, और ये जो ओ क्यू है दोस्त वो भी लंबवत है बी सी के। लंबवत ये बताना पड़ेगा, ये सब नहीं मेंशन करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा है ना ओ बी स्क्वायर, ओ बी कहाँ है भाई, ये है ओ बी, तो ये वाला समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा और पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। फिर क्या दिख रहा है, ओ सी। ठीक है, तो इन ओ सी कहाँ दिख रहा है, ये ओ सी, ये वाला समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके आ जाते हैं त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज ओ पी, देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ओ पी बी, इसमें आ जाओ, ओ पी, यहाँ से आ जाओ, ये ओ पी ए में आ जाओ, ओ पी ए में डायरेक्ट लिख देता हूँ पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा पी ओ स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार या ओ ए हो गया ना, अब क्या चाहिए, ओ सी, ओ सी की तरह भाई, ये ओ सी है, तो इस समकोण त्रिभुज में ओ क्यू सी में, त्रिभुज ओ क्यू सी में ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है, तो ओ सी स्क्वायर जो होगा, ओ सी स्क्वायर जो होगा वो होगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो इसको और इसको जोड़ा गया है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस 2, तो बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा ए ओ प्लस ओ सी स्क्वायर, और दायां वाला दाईं तरफ पी ओ प्लस पी ए बराबर ओ क्यू प्लस क्यू सी, ये पी ओ है। ठीक है, समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण नंबर ये आ गया। अब इसको भी हल करके यही चीज़ ला के दिखा दोगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, पुनः कौन से त्रिभुज में, अब हमें ओ बी कहाँ दिख रहा है, ओ बी यहाँ दिख रहा है,
तो त्रिभुज ओ बी क्यू में, ओ बी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। ओ बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ओ क्यू का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 बोल दिया। अब आ जाओ त्रिभुज। त्रिभुज हमें चाहिए ओ डी। ओ डी कहाँ दिखेगा? ओ डी यहाँ है, देखो ओ डी आपका था त्रिभुज पी ओ डी में या डी पी ओ में। पाइथागोरस प्रमेय से 90 अंश के सामने अवेलेबल जगह ओ डी का स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा? ये जो ओ डी का स्क्वायर होगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। ठीक, समीकरण नंबर 4। अब हमें क्या करना है? जोड़ देना है। समीकरण 3 प्लस 4 से तो जोड़ दो, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट वाला राइट में जुड़ेगा। ओ क्यू स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर, ये ओ पी स्क्वायर और ये पी डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बराबर ला के दिखाना तुम्हें। यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या क्या है, हमें क्या मिला है? इधर ओ पी है, इधर ओ पी है, इधर पी ए है। अच्छा, और क्या दिख रहा है? ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर। अब देखो आप क्या कर सकते हो? बी क्यू की जगह पर, बी क्यू की जगह ए पी रख सकते हो। इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ? चूँकि बी क्यू बराबर ए पी, और पी डी की जगह तुम क्या रख सकते हो? क्यू सी। पी डी की जगह तुम क्यू सी रख सकते हो। ये मान मैं यहाँ रख दूंगा, ओ क्यू स्क्वायर बी क्यू की जगह आ जाएगा ए पी, और ओ पी स्क्वायर तो हमें चाहिए, और पी डी की जगह पे आ जाएगा क्यू सी। ठीक है, देखो ये चीज़ भी हमें मिल गई। ठीक है, तो इस ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आ गई है कि नहीं? तो हम यहाँ बोल देंगे समीकरण 1, समीकरण ए तथा बी से। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आ गई तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बड़े आराम से हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं? एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी यानी कि 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल लौटने में 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है? धारा की चाल ज्ञात करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, हर साल ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब देखो ये हमारी धारा है। ठीक, मान लेते हैं हाँ ये धारा है और इसके ऊपर हमारा ये मोटर बोट है। ठीक है, जिसकी स्पीड दे रखी है। माना धारा की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ये x हमें निकालना है। और ये मोटर बोट की चाल प्रश्न में दे रखा है, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो मोटर बोट हो या तुम हो, तुम अगर जिस तरफ धारा चल रही है तुम भी उसी तरफ तैरोगे तो तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होगी। और धारा इस तरफ जा रहा है, तुम इस तरफ आ रहे हो तो तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी। कितनी? तुम धारा की स्पीड कम होती है। तो दो प्रकार की चाल होती है यहाँ पर। एक तो अनुकूल चाल होती है। ठीक है, अनुकूल चाल में क्या होता है? मोटर बोट की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी। और प्रतिकूल चाल में क्या होगा? प्रतिकूल चाल में क्या होता है? घट जाती है। ठीक है, ये क्या होगी? घट जाएगी। 18 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, अनुकूल चाल इतनी और ये प्रतिकूल चाल होगी। अब क्या होगा देखिए भाई साहब, हाँ प्रश्नानुसार देखो आप जानते हो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार आ जाओ।
प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में अनुकूल स्थिति है। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी आपकी प्रश्न में बोल रखा है 24 किलोमीटर और अनुकूल चाल कितनी होती है 18 + x। तो ये पहला समय। और द्वितीय स्थिति में आ जाओ, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त में क्या है, समय बराबर दूरी तो वही है, चाल प्रतिकूल है, प्रतिकूल स्थिति में है ना। कितना चाल 18 - x है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि जो समय का अंतर है, देखो देखो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको समय कम लगेगा, जिसकी स्पीड कम होगी उसकी समय ज़्यादा लगेगा। तो समय का जो अंतर है 1 घंटा अधिक लेती है। यानी कि अगर इसमें से इसको घटाया जाए तो समय का अंतर कितना होगा 1, है ना। अगर T2 में से T1 को घटाया जाएगा तो समय का अंतर कितना होगा 1 होगा, क्योंकि इसके पास 1 घंटा समय ज़्यादा है, क्योंकि स्पीड कम है इसकी। तो T2 हमारे पास है 24/18 - x, और यहाँ पर भी आ जाएगा 24/18 + x। अब इसको बस हमें क्या करना है, हल कर देना है। सो देखो यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ, लॉसअप आ जाएगा 18 - x, 18 + x, इसके गुणा इसके साथ 18 + x और 18 - x है ना, गुणा 24 और इधर 1 है, गुणा कर दोगे अंदर तो 24 × 18 और ये हो जाएगा 24x। 24 से गुणा करोगे 18 × 24 माइनस प्लस 24x। इधर है a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है। सो यहाँ से देखिए ये प्लस का ये माइनस का कटा, 24x और 24x, ये हो गया 48x, 18 का वर्ग 324 माइनस का x स्क्वायर। इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक ले लिया मैंने, तिरछे गुणा कर दो इसके साथ, तो यह हो जाएगा 324 माइनस x स्क्वायर, 48x एकम 48x। ठीक है जी। सो यहाँ से देखिए माइनस वाला इधर के प्लस का हो जाएगा, और ये पहले से ही प्लस है और ये प्लस के इधर के माइनस। सॉरी। अब हमें ऐसी दो संख्या लेनी, इसके गुणा कुछ नहीं, देख इसके गुणा इसके साथ ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे 324 आता है और घटाने पे 48। ठीक है, नहीं आता है तो इसका गुणनखंड कर देना, तो क्या हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो गुणनखंड कर सकते हो आप। देखो यहाँ से 324 लिखा और गुणनखंड करो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 और 6, तो वो दो संख्या क्या होगी 54 और 6 होगी। तो 54 में से 6x घटाओगे तो 48 आता है, 54 और 6 का गुणा करो 324 आ जाता है। ठीक है, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से x का भाग आ जाएगा दोनों में, x बाहर आ गया x स्क्वायर से, यहाँ से सिर्फ 54 बचा। यहाँ x से तो ये 6 बाहर आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 24। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, यानी कि आपने बिल्कुल सही किया है। तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, और जो उभयनिष्ठ है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दोगे। यदि x + 54 = 0 तो प्लस का 54 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 54। ठीक है, जो कि अमान्य, क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होती है। यदि x - 6 = 0 तो माइनस का 6 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 6, और ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जो धारा की चाल होगी वो कितनी होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, देखिए कह रहे हैं
एक मीनार के पाद बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा पर पाद से क्रमशः ए मीटर तथा बी मीटर की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB मीटर है। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना 2008 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बड़े नंबर में आया था, तो इस साल भी एग्जाम में आ सकता है। तो देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, 34 नंबर। देखो हमारे पास एक मीनार है, मीनार से दो दूरी ली है, एक इतनी और एक इतनी। एक जो दूरी है वो है ए दूरी मीनार के पाद बिंदु से, और जो दूसरी दूरी है वो है बी मीनार के पाद बिंदु से। और इन बिंदुओं से जब हम उन्नयन कोण बनाते हैं, ये जो उन्नयन कोण है ना वो पूरक कोण है, ये प्रश्न बोला गया। मान लेते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई है वो h है, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, इसका नाम सी दे दो, इसका नाम डी दे दो, ठीक है। और हमें h जो ऊंचाई है उसको √AB सिद्ध करना है, प्रश्न में ये बोला है। अगर मैं इस कोण को थीटा मान लूँ तो ये वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। पूरक कोण क्या होते हैं, अगर दो कोणों को जोड़ो तो 90 आना चाहिए, ठीक है ना, इसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, माना ACB जो कोण है वो थीटा है, तो क्या हो जाएगा ADB कोण ऑटोमेटिकली प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब दो यहाँ तो समकोण त्रिभुज बनता है, दो समकोण त्रिभुज बन गया, उनको हल करो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। चित्र आपका बन गया तो आंसर तो आ ही जाना है। पहले छोटे समकोण त्रिभुज में आ जाते हैं, ABC में ये निकालना है, और ये दूरी आपको पता है, जो निकालना होता है जो पता है उसके बीच संबंध लगाते हैं। AB निकालना है और BC हमें पता है। कोण के सामने वाली मुझे लंब होती है, और ये आधार लंब बटे आधार tan थीटा, थीटा की जगह थीटा ही है, तो AB हमारा H और BC हमारा A है, तो ये आ गया tan थीटा, पहला समीकरण, ठीक। फिर आ जाइए दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में। देखो दोस्त ABD में क्या है, AB हमें निकालना है और BD हमें पता है, तो AB हमें निकालना है और BD हमें पता है। ये भी लंब और ये पूरा आधार, लंब बटे आधार tan थीटा, थीटा आपकी बार है 90 माइनस थीटा, और ये तो सूत्र होता है 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये H है और BD हमें दे रखा है B, और 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, सर्वक्षमिका है, चूँकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है, समीकरण 1 तथा 2 से। ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण 1 तथा 2 की गुणा करने पर बायां वाला बाईं तरफ गुणा होगा और दायां वाला दाईं तरफ। और आप ये फिर से एक सर्वक्षमिका है, इसका मान कितना होता है, ये तो आगे h², इसका मान होता है 1, क्योंकि tan थीटा गुणे cot थीटा का मान 1 होता है। तो h² बराबर AB 1 का में भी तिरछे गुणा कर दिया, वर्गमूल निकालोगे तो h का मान क्या आ जाएगा √AB, आंसर, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर ये जो 35 है ना, उसके लिए गोला वर्गा चांदा ये सब चाहिए, और ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ये है प्रश्नावली, मैं बता दे रहा हूँ, प्रश्नावली 11.2 क्वेश्चन नंबर 6 NCERT का, जो कि मैंने पूरी पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए 36वें प्रश्न पे जाते हैं। इसको सिद्ध करके हमें ये लाना है, ठीक है जी, इसको सिद्ध करके हमें ये लाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 36। तो कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष क्या है दोस्त, tan थीटा बट्टे में है 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बट्टे में 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। जो सिद्ध करना है वो है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। पहले देखते हैं कोई सर्वक्षमिका लग रही है तो लगाओ, नहीं लग रही तो साइन कॉस में बदल देते हैं। tan को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बट्टे cos थीटा, 1 cot को लिख सकते हैं हम
कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। कॉट का मतलब होता है कॉस बट्टे साइन थीटा, और टेन का मतलब होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब ये भिन्न के रूप में आ गया। अब इसे हम हल करने, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया। अब भिन्न वाले पार्ट को हमें हल करना है, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको। ऊपर जो है उसको वैसे का वैसे रखो। देखो लॉसअप आ जाएगा साइन एक कम साइन, इसकी गुणा इसके साथ साइन थीटा, और इसकी गुणा इसके साथ कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा। देखो यहाँ से लॉसअप आ जाएगा कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा, कॉस एक कम कॉस, साइन एक कम साइन, और ऊपर वैसे का वैसे ही है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा देखें। आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होती है, ठीक है। तो साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में इसकी गुणा इसके साथ, तो कॉस थीटा गुणे में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, प्लस इसकी गुणा इसके साथ कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी गुणा इसके साथ होती है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस की साइन थीटा। ठीक, अब देखो ये भिन्न के रूप में आ गया, हल करना है। अब ये चीज़ देखो सेम टू सेम है, बस चिन्ह का फर्क है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सिंपल करूँगा। यहाँ हमारे पास क्या है, साइन, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको जो जैसा है उसको वैसे रख दो। अब देखो यहाँ से ना माइनस का ओबनिस्ट निकालूंगा, माइनस ओबनिस्ट निकालूंगा तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। अब क्या होगा, ये साइन थीटा है गुणे में, वो तो वैसे ही रहेगा, बस इसका चिन्ह बदलेगा। जो नेगेटिव का है वो हो जाएगा पॉजिटिव का, और जो पॉजिटिव वाला कॉस था वो हो गया नेगेटिव। ऐसा किस लिए किया, ताकि लॉसअपर निकालने में हमें आसानी हो। अब लॉसअपर निकालेंगे, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है तो एक बार लिखेंगे, और इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। जब भाग देंगे कॉस से कॉस कटा, इससे ये कटा, क्या बचा साइन, साइन गुणा साइन, साइन की घात 3 थीटा, इससे इसको भाग, ये कटा कॉस बचा, कॉस की गुणा कॉस स्क्वायर से करोगे तो कॉस की घात 3 थीटा। आप एक सूत्र जानते होंगे, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, ठीक है जी, रख देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, अंदर आ जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। गुणे में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ये और ये गुणे भाग में कटा, और इसका मान क्या होता है एक, एक के बट्टे में ये ले लो साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बट्टे में भी अलग अलग ले लिया, दोनों के बट्टे में इसकी जगह पे एक रखा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर अलग अलग ले लिया बट्टे में दोनों के। देखो ये ऊपर सेम टू सेम कट के 1 आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बट्टे साइन थीटा गुणे 1 बट्टे कॉस थीटा, एक कम एक ही होता है। ये 1 बट्टा साइन क्या होता है कॉसेक, 1 बट्टा कॉस क्या होता है सेक, और ये एक, इसको ढंग से लिख दो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यही आपको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में, ठीक है जी, बड़े आराम से बन गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी प्रश्न में। कहने निम्नलिखित बंटन का बहुलक, इसका हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है, बहुलक निकालना है। सो देखो प्राप्तांक दे रखा है और संचयी बारंबारता दे रखी है, बारंबारता नहीं दी है, संचयी बारंबारता दी है, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो संचयी बारंबारता से हमें बारंबारता निकालनी पड़ेगी, बारंबारता। और जब भी हमें बहुलक निकालना होता है या माध्यक निकालना होता है तो हम सबसे पहली नज़र हम किस पर डालते हैं, वर्ग अंतराल पर। 0 से 10, 10 पे ख़त्म हुआ 10 से शुरू हो रहा है, 20 पे ख़त्म हुआ 20 से शुरू हो रहा है, तो वर्ग अंतराल सही है। तो इसको देखो कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो हम बना लेते हैं फटाक से एक टेबल, जो प्रश्न में हमें चाहिए होगा। टेबल थोड़ी बड़ी है,
ठीक। सो देखिए हमारे पास वर्ग अंतराल है, आपकी आंखों के सामने ही सब कुछ कर रहा हूँ, कुछ छुपा के कुछ करने ना हो। यहाँ हम लिखेंगे वर्ग अंतराल और यहाँ हमें संचयी बारंबारता दे रखी है। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है जी। संचयी बारंबारता हमें जो दे रखी है वो दे रखी है 25, 40, 60, 75, 95, 130, 195, 245। जब तक संचयी बारंबारता से हम बारंबारता नहीं निकालेंगे तो बात नहीं बनेगी। ये बारंबारता का कॉलम है। तो बारंबारता में क्या होता है, पहला वाला वैसे का वैसे आ जाता है। अब संचयी बारंबारता जब बारंबारता निकालते नीचे वाले से ऊपर वाला घटाते। 40 से 25 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 15, 40 60 में से 40 घटाओगे तो आ जाएगा 20, 75 में 60 घटाओगे तो आ जाएगा 15, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 9 में से 7 घटाएंगे 2 और यहाँ से आ जाएगा 35 और ये आ गया 5 और 9 में से 3 गया 6 और 5 में से 5 गया 0 और ठीक है 14 में से 9 घटाएंगे 50, ये आ जाएगा। ठीक है 14 में से 9 घटाया 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। अब देखो इन सबको अगर आप जोड़ोगे ना तो 245 आएगा। यहाँ पे 245 और यहाँ पे 245 है, तो आपने बिल्कुल सही काम किया है। परंतु अब हमें बहुलक निकालना है इस प्रश्न में। तो बहुलक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2, यही होता है। F1 क्या होता है, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ा मान F का, तो वो ये है 65। F1 के बाद क्या आता है F2 और उससे ऊपर वाला क्या होता है F0। ठीक है F1 की सीध में आओगे तो ये हमारा क्या है, ये बहुलक वर्ग है। ये क्या है हमारा बहुलक वर्ग, तो ये लिखेंगे चूंकि बहुलक वर्ग हमारा कितना है 60 से 70 है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L कितनी है 60, कितने का अंतर है 60 से 70, 10 का अंतर है, बाकी सारा मान तो हमने निकाल ही रखा है। तो बहुलक L हमारे पास है 60, F1 कितना है, F1 है 65, F0 कितना है, F0 है 35, H कितना है 10, 2F1 65 दूनी 130, F0 35, F2 है हमारा 50। सो देखो यहाँ से घटाएंगे 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3, पीछे से 10 और 35 85। ठीक है 130 में से 85 घटाओगे तो यहाँ से बचेगा 5, 12 में से 8 गया 4, 45, 5 में 45, 5 छंग 30 0, 3 3 3 दूनी 0, 3 से काटोगे 3 छंग 18, 3 छंग 18 चलता रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 66.66। ठीक है तो इस तरीके से जो लॉन्ग आंसर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के वो हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर 2024 का हमने सेक्शन ए सेक्शन बी मतलब ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व किए, 2 नंबर के 30 क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व किए और 5 नंबर के क्वेश्चन भी हमने डिटेल में सॉल्व किए सभी प्रश्नों को। बाकी चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पूरी पढ़ा रखी है, नई वाली भी पुरानी वाली भी। बिहार बोर्ड में पुराना है, पुराना देख सकते हैं। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पढ़ा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। एंड वीडियो को शेयर हर जगह करें और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। ठीक है मतलब बाल्टी है शंकु के छिन्नक के आकार का है। इस तरीके से मैं बना के भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ये बाल्टी है जिसकी ऊंचाई जो ऊंचाई h बराबर है ना वो है 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 8 और 20 है। निचले के सिरे की त्रिज्या R1
8 सेंटीमीटर है, और ऊपर सिरे की त्रिज्या R2, ये कितना है, ये 20 सेंटीमीटर है। तो हमसे ये बोला गया है 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बर्तन को पूरा भरने वाले दूध का मूल्य बताइए। मतलब इस बर्तन में कितना दूध आ सकता है और उस दूध की कीमत कितनी होगी वो बताना है। मतलब कितनी वस्तु इसके अंदर आ सकती है, यानी कि आयतन निकालना है। चूंकि बर्तन का आयतन, मतलब बर्तन में कितना दूध आ सकता है। बर्तन है छिन्नक, छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई H, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2, यही होता है। पाई का मान 3.14 यूज़ करना है, 3.14। H का मान है 16, R1 कितना है 8 स्क्वायर, R2 है 20 का स्क्वायर, R1 R2। ठीक है। सो यहाँ ऊपर देखो गुणा करना है, 3.14 को गुणा करना है 16 के साथ, तो ये आपको मिल जाएगा 50.24। इसको भाग देना है 3 से, 8×8 = 64, 20 का वर्ग 400, 8×2 = 16। ठीक है। तो 50.24 को अगर आप भाग दोगे 3 से तो 16.74। ठीक है, तो ये 7 5 लिख दो दशमलव के 2 स्थान तक, तो ये हो जाएगा देखो 004। तो ये 4 6 6 12 हासिल लगा 1। ठीक है, 4 और 1 5 और 1 6, 624 हो जाएगा। ठीक है, 400 में जोड़ देंगे 160, तो ये हो जाएगा 560, उसमें जोड़ देंगे 64, तो 624 हो जाएगा। ठीक है, 624 को गुणा कर देंगे 16.75 से। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 10,452, इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब। सो देखो भाई, हमें क्या बोला है, प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को भरने में दूध का मूल्य बताइए। इसमें तो भाई इतना लीटर दूध आएगा, हाँ सेंटीमीटर में ही है ना, हाँ सब सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। अब जानते हैं 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, तो ये आया है, आपको पता है चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब की जो लागत है वो 50 है, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब की लागत क्या हो जाएगी बताओ, भाग दे देंगे, 50/1000 इतने रुपए होगी 1 सेंटीमीटर की, तो इतनी की लागत क्या होगी, इसलिए 10,452 सेंटीमीटर क्यूब दूध की लागत। गुणा कर दोगे आप, एक जीरो से एक जीरो कटा, 0.2 स्थान के बाद, तो 5 10 104.52। ठीक है, आपको गुणा कर देना है 104.52 को गुणा कर देना है 5 के साथ, तो जो 50 रुपए की लीटर है ना, तो ये कितना है, तो ये आपका दूध लग जाएगा 500, कितना यार, एक सेकेंड, 50, ठीक है ये है, अगर लीटर में बदलेंगे 1 से भाग देंगे, हाँ 522.6 रुपये, इतना का दूध लगेगा पूरा बाल्टी भरने में। क्योंकि बाल्टी में दूध लगभग 10 लीटर से ज़्यादा है, 10 लीटर 400 450 ग्राम है। ठीक है दूध इसमें, तो उस हिसाब से पूरा बाल्टी भरने में 522 रुपये और 60 पैसे लग जाएंगे।